और मैं गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कभी दोष नहीं दूँगी। सेल्फ फीड डॉटर का 10वां संस्करण था आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में। तो आपको एमडीयू कैसी लगी यूनिवर्सिटी? एमडी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी और वहाँ के जो वाइस चांसलर थे और उनका जो थॉट था लड़कियों को लेके, उनके भी बहुत सारे कैंपेन हैं। नशा मुक्ति घर एक कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया और दिव्यांग बच्चों के लिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया। तो मुझे इससे भी सीख मिली है कि शायद मुझे भी मौका मिले तो मैं दिव्यांग बच्चों के लिए काम करना चाहूँगी। इसको लेके है कि पीरियड को लेके नहीं बोल सकती लड़कियाँ, लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी चीज़ें मतलब फिर भी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा सर के कैंपेन में है पीरियड चार्ट लगाना घर पे, डेट पेंशन करना, जिससे फैमिली में सबको पता हो। बड़ा ट्रेंड चल रहा है यहाँ, लड़के नहीं लड़कियाँ भी आजकल बहुत ही मतलब इस चीज़ में बराबर का हिस्सेदार है। वो भी बहुत गालियाँ वालियाँ देती हैं। तो मेरा मानना है कि गाली किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता और किसी भी महिला को फिजिकल एब्यूज़ नहीं किया जा सकता है। कि आप अगर दहेज की तरफ जा रहे हो तो दहेज की तरफ मत जाओ, आप बेटियों को पढ़ाने की तरफ जाओ। अगर शायद आप अपनी एक वेल एंड गुड अगर मिडिल क्लास फैमिली है और अपनी बच्ची को अगर सेटल कर रहा है तो शायद उसके बाद आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा। और आज के टाइम पे तो लड़कों के घर में भी है कि उनका एक ड्रीम भी होता है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, जॉब कर रही हो, उनको दहेज नहीं चाहिए। तो इस चीज़ सोच अगर लड़की के पेरेंट्स को अगर वो अपनी सोच बदलते हैं कि वो लड़की की पढ़ाई की तरफ जाएं, उनके एजुकेशन की तरफ जाएं, उनको एजुकेट करें, तो शायद आपको दहेज मुक्त हो सकते हैं। जब तक एक यूथ खुद की मेंटालिटी को चेंज नहीं करेगा, हम कब तक घर घर जाके गाली को बंद करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के शी टॉक्स कैंपेन में आज हमारी खास मेहमान है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बेटी कविता सिंह। कविता सिंह महिलाओं के लिए काम करती हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, सेल्फी विद डॉटर कैंपेन से जुड़ी हुई है और आज हमारे रोहतक में सेल्फी विद डॉटर का 10वां संस्करण था, उसमें ये पहुंची है। तो आज हम सेल्फी विद डॉटर अब कैंपेन से कैसे जुड़ी और महिलाओं के लिए क्या क्या काम करती हैं, हम इन सब बिंदुओं पे, सब विषयों पे कविता सिंह से बात करेंगे। कविता सिंह जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कविता जी, आज आप रोहतक कैसे आए, कैसे आना हुआ? रोहतक सेल्फी विद डॉटर कैंपेन का आज 10वां वर्ष एनिवर्सरी थी, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए मैं पार्टिसिपेशन थी यहाँ पे। तो मैं ये सेकंड टाइम है मेरा हिसार आना। इसके पहले मैं 2023 में आई थी और वहाँ भी मैं अवार्डेड थी और अभी 2025 में भी मैं अवार्डेड हूँ और मैं अयोध्या से बाई ट्रेन में रोहतक आई। अच्छा, अयोध्या में आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं? नहीं, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चली हुई है। कहाँ तक की पढ़ाई की आपने? मैंने BSc MSc विद BEd किया, बैचलर इन एजुकेशन, और अभी मैं प्राइवेट होम ट्यूशन्स भी प्रोवाइड कराती हूँ और एडमिशन काउंसलर के पोस्ट पे भी कार्यरत थी। अच्छा, मेरे को है ना ऐसे पता चला है कि जैसे आपके पिताजी को कैंसर था और आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो आपको कहीं से कोई उनके इलाज के लिए मदद नहीं मिली, तो आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया और फंड जनरेट किया, मतलब इकट्ठा किया और अपने पिताजी का इलाज करवाया। ये कैसे आपको सोशल मीडिया की ताकत का कैसे पता चला और आपको ये किसने बताया कि भाई आप सोशल मीडिया से आप मदद ले सकते हैं, लोगों से आप सहायता ले सकते हैं? पहली चीज़ तो डिटेल करना चाहूँगी कि जो एक कैंसर पीड़ित जो इंसान होता है उसमें इतना पैसा खर्च होता है, तो हम इतना प्लेटफॉर्म से तो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। जी जी। मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है, मेरे भाई का सपोर्ट रहा है उसमें। हाँ, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। मैं सोशल मीडिया में मैं ऑनलाइन गेमिंग करती थी। ऑनलाइन गेमिंग? हाँ, ऑनलाइन गेमिंग में करती थी। उसका पर्पज़ बस इतना था कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती थी और कहीं ना कहीं मैं खुद भी इंडिपेंडेंट थी उसके लिए, उस चीज़ से ले। बाकी अगर बोले कि मैं उससे उनका इलाज में मैं बहुत ज़्यादा योगदान मेरा उस गेमिंग के पैसे से रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन गेमिंग आपने ये कब से स्टार्ट किया? ये मैंने किया था जब मेरे फादर्स को कैंसर था, उसके 1 साल बाद पापा को मेरे जब कैंसर हुआ तो 1 साल बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो सेल्फी विद डॉटर कैंपेन से जुड़ना कैसा हुआ, कब जुड़ी, कब आपको पता चला कि एक ऐसा एक कैंपेन भी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी बार इसको अपने मन की बात में भी कह चुके हैं? मैं 2022 में पंचायत सहायक की पोस्ट पे कार्यरत थी। गवर्नमेंट जॉब पे थे? गवर्नमेंट जॉब पे।
अपने ही गांव में। तो उधर हमारे ब्लॉक से सभी पंचायत सहायकों को इनवाइट किया गया था। सुनील जागलान जी का उधर कार्यक्रम हुआ था, सेल्फी विद डॉटर का, लाडो पंचायत। तो उधर सारे पंचायत सहायक वहाँ पे कार्यक्रम को अटेंड किए थे, वहाँ पे हम भी गए हुए थे। उधर मेरी मुलाकात सुनील जागलान जी से हुई। 3 दिन का उधर प्रोग्राम था। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर मैं कनेक्टेड हुई। मैंने भी अपनी वहाँ पे बात रखी, अपनी स्ट्रगल स्टोरी रखी, या फिर एक लड़की की जो आवाज़ थी मैंने भी वहाँ रखी। तो सर को भी काफ़ी चीज़ें पसंद आई और फिर उस कैंपेन से जुड़ के मैं आज 3-4 साल से एज अ वॉलंटियर काम कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही हुआ मेरी मुलाकात सुनील जागलान। तो आपका अयोध्या में कौन से ब्लॉक में, कौन से? मेरा ब्लॉक हैरानटीनगंज है और मेरा गांव गणेशपुर है। गणेशपुर गाँव। हाँ, गणेशपुर। कितनी आबादी का गांव है? आबादी बोले तो 1200-1300। छोटा सा गांव है? गांव मेरा छोटा है, मतलब 1200-1300 मेरा मतलब जो पूरा ग्राम सभा है वो तो काफी ज्यादा है, बट मेरा जो गणेशपुर प्रॉपर गणेशपुर है वो कम है, छोटा सा गांव। हाँ, कई सारे ग्राम सभा समाज को मिला के गांव बनता है, वो बनता है, गांव को मिला के ग्राम समाज बनता है, तो वो तो काफी बड़ा है, बट मेरा गांव छोटा है। तो बेटियों की वहाँ पे क्या स्थिति है? उनका एजुकेशन के लिए अवेयर है? परिवार उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? पहले तो नहीं था, बट अभी काफ़ी चेंजेस है बेटियों के एजुकेशन के लेके। बाकी मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरे पापा तो हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं फैमिली एजुकेशन को लेके। मैं 3 बहन हूँ और मेरा एक भाई है। मेरी दीदी का नर्सिंग है, मेरी दीदी दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ है, और एक दीदी की शादी कम उम्र में हुई थी, 18 से 19 में ही हो गई थी। उन्होंने अपनी एजुकेशन शादी के 10 साल बाद स्टार्ट किया। शादी के 10 साल बाद? शादी के 10 साल बाद स्टार्ट किया, जब उनकी बेटी और बेटा हो गया तो उसके बाद उन्होंने नर्सिंग किया। तो मेरी फैमिली में तो वैसी फाउंडेशन कभी नहीं रही है कि पढ़ाई को लेके कि बाहर नहीं भेजा जा सको, बट हाँ ये था कि हम वेल एंड गुड मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो फाइनेंशियल इशू था जिसकी वजह से हम शायद जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, बट हाँ इंडिपेंडेंट होके धीरे धीरे करके स्ट्रगल करते करते हम लोग अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, आपने सेल्फी विद डॉटर जो कैंपेन है, जब आप उससे जुड़े तो आपने गाँव में एक कैंपेन चलाया था, एक तो पीरियड चार्ट और एक आपने चलाया कि गाली बंद घर। हाँ। तो ये गाली बंद घर है, ये कैसे आपने सोचा? और ये लोगों में, गांव में आप जब गए कि भाई गाली नहीं देनी, अपने परिवार में बड़ों को, छोटों को, आसपास में जब झगड़ा हो जाता है तो ये तो बड़ा कल्चर सा ऐसा है कि लोगों में जब झगड़ा होगा तो गाली गलौज देते हैं। तो जब आपने कैंपेन चलाया तो आपको कितना सपोर्ट मिला गाँव में? गांव में एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैंने खुद के गांव में तो ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि अच्छा, मैं गांव में नहीं किया क्योंकि मैं गांव में रही नहीं हूँ। मैं बाहर रहती थी, कभी सुल्तानपुर, कभी अयोध्या, कभी लखनऊ, तो मैं गांव में नहीं रही हूँ। बट हाँ, जहाँ जहाँ पे मैं गई हूँ, कैंपेन अटेंड किया है मैंने, कार्यक्रम को अटेंड किया, वहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जैसे अभी मैं बोलूँ कि मेरे हैरानटीनगंज ब्लॉक का पलिया लोहानी गाँव, जिसको सुनील जागलान जी ने गोद लिया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जब वो कार्यक्रम हुआ तो हमारे ठाकुरों में क्या है, उनकी ऐसी मेंटालिटी है कि बहुएं बाहर नहीं जाएंगी। लड़कियों के लिए तो शायद नहीं है, लेकिन बहुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो बाउंडेशन है। तो उस जो सरपंच था, पलिया लोहानी के जो सरपंच जी थे, अभिषेक सिंह जी, तो सर ने उनको बोला कि मैं आपके यहाँ कार्यक्रम तभी करूँगा जब आपकी बीवी मेरे साथ गाँव में जाके, घर घर जाके कैंपेन का प्रचार करेगी। तो वहाँ पे उनकी मेंटालिटी शायद मतलब वो तैयार भी नहीं थे इस चीज़ के लिए। वो तैयार थे तो शायद उनके फादर्स नहीं तैयार थे, बट हाँ धीरे धीरे करके उनकी सर के मोटिवेशन से, सर की बातों से वो इस चीज़ को किए। और गालीबंद घर पे जब मैंने कैंपेन अटेंड किया था तो उधर शपथ दिलाना, गाली नहीं देनी है, फिजिकल एब्यूजेंस नहीं करने हैं, और लोग हंसी मजाक में भी गाली दे देते हैं। गाली का बड़ा ट्रेंड चल रहा है यहाँ, लड़के नहीं लड़कियाँ भी आजकल बहुत ही मतलब इस चीज़ में बराबर का हिस्सेदार है, वो भी बहुत गालियाँ वालियाँ देती हैं। तो मेरा मानना है कि गाली किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता और किसी भी महिला को फिजिकल एब्यूज नहीं किया जा सकता। तो अभी ये कैंपेन स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमारी यूपी में तो उतना ज़्यादा नहीं, मैं बल्कि सुनील जागलान जी से रिक्वेस्ट भी किया है कि अभी जैसा आपने हरियाणा में कार्यक्रम किया है ऐसा आप यूपी में करिए, छोटे छोटे गाँव में करिए, क्योंकि शहर जैसे हरियाणा में तो पहले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान यहीं से शुरू हुआ, पूरे भारत में गया, लेकिन अभी ये जो सेल्फी विद डॉटर कैंपेन है ये उतना नहीं अभी गांव में गया है। जैसे अभी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत हमारे गांव में तो शायद कोई नहीं जानता, मेरे अलावा।
आजकल जैसे वेब सीरीज चली हुई है वेब तो उसमें तो जो यंगस्टर की जो वेब सीरीज बनी है उसमें तो बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जाती है। बहुत सारी तो वेब सीरीज जो आपके उत्तर प्रदेश बेस्ड ही होती है तो उनमें तो गाली इतनी ज़्यादा होती है कि वो कोई परिवार बैठ के देख भी नहीं सकता। तो ये तो आप गांव में तो लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो यूथ है और जो वेब सीरीज़ है इन पे कैसे कंट्रोल कर पाओगे? इस पे जैसे अभी देखा होगा एक पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ क्या नाम है इलाहाबाद के जो रणबीर इलाहाबादिया उनका जो हुआ था तो उस पर काफ़ी एफआईआर दर्ज हुई। तो मुझे लगता है कि ऐसी गवर्नमेंट को इस पे रोक लगानी चाहिए, ऐसी वेब सीरीज़ नहीं बनानी चाहिए और इस चीज़ को यूथ को भी समझना चाहिए। जैसे अभी है कि पॉडकास्ट में और बाकी अदर कुछ जो हंसी मजाक के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे भी मतलब कॉमेडी में भी डबल अर्थ वाले डबल मीनिंग्स डबल मीनिंग्स होती हैं। तो इन सब पे रोक तो शायद हम नहीं रोक सकते इस पे जब तक हमारी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल नहीं लगाएगी कि इस तरीके से नहीं चीज़ें हो सकती, तो वैसे ही रोका जा सकता है। गांव में कैंपेन के द्वारा हम बस इतना कर सकते हैं कि हम गांव में शपथ दिला सकते हैं। हम कितने घर को चेंजेस करें, जब तक एक यूथ खुद की मेंटालिटी को चेंज नहीं करेगा हम कब तक घर घर जाके गाली को बंद करेंगे। चलो ये गाली बंद कर तो सभी लोग सपोर्ट भी कर देंगे, कोई पसंद भी नहीं करता एक फैमिली कि भाई वो गाली गलौज कोई कह दे, लेकिन जैसे पीरियड चार्ट वाला जो कैंपेन है उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं कि वो तो बड़ा, क्योंकि परिवार में तो इन सब चीज़ों को ओपन बोल भी नहीं सकती लड़की और महिलाएं जो भी है। हाँ, इस चीज़ को लेके है कि पीरियड को लेके नहीं बोल सकती लड़कियां, लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी चीज़ें मतलब फिर भी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा सर के कैंपेन में है पीरियड चार्ट लगाना घर पे, डेट मेंशन करना जिससे फैमिली में सबको पता हो, पेरेंट्स को पता हो, खासकर उनके पापा को, भाई को पता हो। इसके लिए वैसे भी जागरूकता है, बट जो हाव वाली लैंग्वेज है उससे बचना है, उसको बचाना। तो आप भी इस कैंपेन में जाते हो? कैंपेन में मैं हाँ काफ़ी सारे कार्यक्रम को अटेंड किया है, बाकी रेगुलर बेसिस पे तो नहीं। तो स्कूल कॉलेज में लड़कियों को या उनके पेरेंट्स को अवेयर करते हो कि भाई पीरियड चार्ट लगाओ घर में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। आप नहीं जाते? नहीं, मैं हाँ लड़कियों से बात करती हूँ लेकिन ऐसा जाके नहीं किया। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब में थे तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का क्या कारण रहा कि आपने, क्योंकि आज के समय में तो गवर्नमेंट जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल है। एक्चुअली वो बोले तो गवर्नमेंट नहीं, संविदा टाइप की जॉब थी, सैलरी भी उसमें 12 के समथिंग थी और उसमें था कि मैं गांव में जाके काम करना था और दूसरी चीज़ कि मुझे सरपंच का काम समझ में नहीं आ रहा था। से मैं अगर अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को देखूंगी तो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। शायद बोलें कि गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र जैसे था कि आंगनबाड़ी केंद्र है वो नहीं खुल रहा है, लेकिन उस पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। हमको तो सरपंच के अंडर में काम करना, जितना सरपंच ने बोला उतना करना है, जितना ब्लॉक से आदेश आया उतना करना है, तो हम नहीं कर सकते थे उस चीज़ को। और मैं ऐसा गांव जाके लैट्रिन का सर्वे करो, शौचालय का सर्वे करो और ये कॉलोनी का सर्वे करो, तो ये सब चीज़ें मुझे शायद समझ में नहीं, इसलिए मुझे उसको और आगे मुझे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी थी और उससे मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो 10 to 5 जॉब थी। तो आप एक लड़की हैं तो आपको ये लगता था कि भी गांव में सरपंच या सरपंच के और प्रतिनिधि है, गांव के कुछ लोग हैं, उनसे भी कोई प्रॉब्लम होती थी? नहीं, सरपंचों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गांव के लोगों से भी कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मुझे लगा कि गांव का नज़रिया मेरे लिए कुछ गलत है या कोई शब्द गलत है कभी सुनाई पड़ा, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। उत्तर प्रदेश में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं? कब से गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली वैकेंसी का था कि अभी मैं टीचिंग का देखूँ, टीचिंग के क्षेत्र में देखूँ तो लगभग 6-7 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई यूपी में। 6-7 साल से वैकेंसी नहीं आई। तो उसमें भी प्रॉब्लम ये है, जैसे हमने बीएड किया, पहले बीएड को इंक्लूड किया गया कि आप प्राइमरी भी देख सकते हो, जूनियर भी देख सकते हो। फिर इसी गवर्नमेंट ने ये भी लाया कि हम बीएड प्राइमरी भी देख सकते हैं, जूनियर भी देख सकते हैं। और इसी गवर्नमेंट में आया कि हम बीएड को हटा दे रहे हैं, वो सिर्फ जूनियर देख सकते हैं, प्राइमरी में बीटीसी वाले जाएंगे। तो इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई हम लोग। और क्या बीटीसी में हमें लगता है कि उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, जब गवर्नमेंट के पास वैकेंसी है नहीं तो गवर्नमेंट वैकेंसी लाएगी कहाँ, जब सीट ही नहीं है। तो
और प्रॉब्लम है कि सारी प्रॉब्लम तो हम सबकी है कि हम उसके पीछे भागी क्यों रहे हैं। जैसे गांव में हम देखते हैं कि टेक्निकल क्षेत्र की तरफ कोई जाता ही नहीं है। एक गांव में मैं देखा कि अगर बीटीसी बीएड के बंदे आपको बहुत मिल जाएंगे, हर घर में शायद 1-2 मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी अदर फील्ड में देखें तो नहीं मिलेगा। तो वो कंपटीशन इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड नहीं, सब लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या आप अदर कंपटीशन की तैयारी करो, नहीं सबको टीचर ही बनना है, या अगर किसी को एक चीज़ के पीछे भाग रहा है तो सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। सब एक नीट दे रहा है तो 10 लोग उसी के पीछे नीट दे रहे हैं, बट इससे कंपटीशन ही तो बढ़ रहा है। तो यूथ जो है, आप जैसे यूथ है, तो ऐसे यूथ किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में, खासकर आपके अयोध्या में या आसपास के ज़िलों में? मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं, अदर भी स्टेट की बात करूँगी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो हैं वो हैं कि कैरियर काउंसलिंग। जब हम एकेडमिक में होते हैं तभी हमारी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। जैसे अभी मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं बीएड नहीं करना चाहती थी। मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, आई वॉज सिलेक्टेड, बट आफ्टर बाद में मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ था फाइनल कट ऑफ में, और फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं अभी मेडिकल वैकेंसी से बाहर हूँ वैसे। तो मैं आर्मी में कौन सा, सीडीएस? नहीं, सीडीएस नहीं, एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अच्छा, नर्सिंग में। हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो मेरा उधर हुआ था, तब मेरे पापा थे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद 1-2 साल मैंने अटेंड नहीं किया था, फिर मेरा पैर का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं अभी तो मेडिकल वैकेंसी से बाहर हूँ, बट मैं ये कैरियर काउंसलिंग का सबसे बड़ा रोल है। अभी मैं क्या करती हूँ कि गांव में बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल्स हैं, तो उस स्कूल में मैं जाके कैरियर टीचर काउंसलिंग करती हूँ फ्री में। उसका कोई कॉस्ट नहीं लेती कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं, आपका पेरेंट्स का क्या मीटअप होना चाहिए, क्लासरूम का क्या मेंटेनेंस होना चाहिए। तो उससे मैं बात करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कैरियर काउंसलिंग सारे स्कूल्स में हो, सारे स्कूल्स में करवाया जाए, और गांव घर में भी एक ऐसा माहौल मिले कि हर बच्चे को बताया जाए। अगर उसे पेरेंट्स को नहीं समझ में आता कि हमें बच्चे को किस फील्ड में ले जाना है, और शायद बच्चे को भी नहीं समझ में आता कि मुझे किस फील्ड में जाना है। इसी वजह से कंपटीशन भी बढ़ा है और बेरोज़गारी भी काफ़ी बढ़ी है। और लड़कियों के सामने कैसे चैलेंजेस है? लड़कियों के सामने चैलेंजेस हैं क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी सेट हो गई है, शायद उनके गांव का एनवायरनमेंट या उनके घर का एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा, वो अगर पढ़ा रहे हैं तो ग्रेजुएशन करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अगर वो जा रहे हैं, तो हम अपने गांव की बात करें, जितना मैंने देखा है उनकी मेंटालिटी शादी को ही लेके होती है। जैसे आपकी लड़की 19, 20, 21 में होती है, वो शादी का ही प्लान करते हैं, एजुकेशन का प्लान नहीं करते, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम तो एक पेरेंट्स की होती है। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसकी शादी की बड़ी फिक्र होती है उनकी, उसी टाइम से सेविंग करना चालू करते हैं। बट शादी करना अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शायद एक लड़की का कैरियर भी बनाना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस पर बात नहीं करते हैं, और लड़कियों को पढ़ाना उतना इम्पोर्टेंट। और अभी का ट्रेंड चल रहा है गवर्नमेंट जॉब के लड़के से शादी करना, बड़ा ही ट्रेंड है, मैं भी फेस कर रही हूँ। तो घर में क्या होता है कि जितना आप पढ़ाओगे, जैसे अभी आप नॉर्मल कोर्स की तरफ जाओगे, नर्सिंग की तरफ जाओगे तो 3 to 5 लाख, आप बीएससी नर्सिंग की तरफ जाओगे 7 to 8 लाख, तो मतलब इतना जाता है। तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि गवर्नमेंट लड़का ढूंढो, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख दहेज दो और शादी कर दो। पढ़ाई में क्यों ही लगाना है? जितना में आप पढ़ाई में लगाओगे पता नहीं आगे सक्सेस हो कि ना हो, कहाँ हो, कैसा हो, इसलिए लड़का ढूंढो, शादी कर दो। तो ये अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है गाँव। मतलब पेरेंट के सामने सबसे ये है कि बेटी घर में है तो उसके हाथ पीले करो और उसको भेज दो, शादी करके भेज दो। ये तो मैंने भी फेस किया, क्योंकि मेरी जो दीदी थी, दीदी मेरी नर्सिंग स्टाफ थी, तब जब मेरे पापा को कैंसर हुआ तो मैं बीएससी कर रही थी उस टाइम पे। तो मेरे पापा जॉब कर रहे थे, तब उनको कैंसर था नहीं, मैं लास्ट ईयर थी, बीएससी के लास्ट ईयर में थी। तो पापा, फिर 1 साल बाद मेरा कंप्लीट हुआ, मैं गाँव आई, और उसी दौरान पता लगा कि पापा की मेरी तबीयत धीरे धीरे करके डाउन चलने लगी, और कुछ टाइम बाद सामने आया कि ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो मैंने देखा कि मेरे पापा को भी सेम प्रॉब्लम थी, शादी। वो ऐसा कर रहे थे कि पहले बड़ी सविता, मेरी बहन के नाम सविता की नहीं करते हैं, पहले कब्बू की कर देते हैं। पापा को भी यही टेंशन थी कि वो जो सब्बू है वो सेटल्ड है, वो तो अपना मैनेज कर लेगी। बट अभी मैं सबसे छोटी हूँ घर की, तो मेरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुई, तो पहले इसकी शादी करवा देते हैं, उसकी बाद में करवाएंगे। बस शादी करो, अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। अपनी जिम्मेदारी क्या, उनको पता था कि हमको कैंसर है, तो हमको आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं थे।
उनकी मेंटालिटी गलत नहीं थी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद सही भी कर रहे थे, बट हम लोगों ने कन्फेस किया कि नहीं पापा, आपने मुझे इतना काबिल बनाया है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर ले जाऊँगी। मैंने और आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि भले मैं आज सक्सेस नहीं हूँ, बट हाँ मैं इतना ही हूँ कि मैं अपने लिए स्टैंड कर सकती हूँ, अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ। मेरे साथ अगर कोई नहीं भी खड़ा रहा और अगर मैं नहीं भी सक्सेस रही तो मैं अपनी रोजी रोटी चला सकती हूँ। तो आप पीरियड्स आर्ट कैंपेन से जुड़े हो, आप गाली बंद घर से जुड़े हो, तो आप डोरी और ये जो एजुकेशन है इस कैंपेन को ले आगे नहीं बढ़ाना चाहते? नहीं, मैं इस कैंपेन से जुड़ के आगे भी काम करना चाहती हूँ और सबसे पहले तो मैं दहेज की तरफ आवाज़ उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसको अपने गांव में भी फेस किया है, अपने रिलेशन में फेस किया। मैंने ऐसे अपने रिलेशन में बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो मैं इसके लिए तो आवाज़ उठाना चाहूँगी। दहेज जो होता है, मुझे लगता है कि आप अगर दहेज की तरफ जा रहे हो तो दहेज की तरफ मत जाओ, आप बेटियों को पढ़ाने की तरफ जाओ। अगर शायद आप अपनी एक वेल एंड गुड अगर मिडिल क्लास फैमिली है और अपनी बच्ची को अगर सेटल कर रहा है तो शायद उसके बाद आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा। और आज के टाइम पे तो लड़कों के घर में भी है कि उनका एक ड्रीम भी होता है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, जॉब कर रही हो, उनको दहेज नहीं चाहिए। तो इस चीज़ सोच, अगर लड़की के पेरेंट्स को अगर वो अपनी सोच बदलते हैं कि वो लड़की की पढ़ाई की तरफ जाएं, उनके एजुकेशन की तरफ जाएं, उनको एजुकेट करें, तो शायद आपको दहेज मुक्त हो सकते हैं। तो परिवार में जैसे एक बहन है, एक भाई है, तो मम्मी पापा जो है वो भाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि बहन को? मेरे फैमिली में नहीं, ओवरऑल होता तो यही है। मैंने जो भी आज तक सुना देखा जाना है कि बेटे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बेटे की सारी गलतियाँ माफ़? हाँ, माफ़ी बोल सकते हैं उसको, माफ़ी हो जाती है। बट मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ कि मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी शायद बेटियों से ज़्यादा अपनी बहू को सपोर्ट करती हैं। तो मैं वो मेरे शायद बचपन से मैं देखती आई हूँ, तो शायद मेरी मेंटालिटी भी उस चीज़ को लेके बहुत अच्छी सेटल्ड है। मेरी मम्मी मेरे पापा भी शायद अपने बेटे को उतना नहीं करते थे, बेटियों को ज़्यादा करते हैं। और अभी क्या चल रहा है, मेरी बेटियों से ज़्यादा अपनी बहू को सपोर्ट करते हैं। अपनी बेटी की गलती ले लेंगे लेकिन अपनी बेटियों की नहीं लेंगे। और अभी मैं यहाँ तक आई हूँ, रोहतक में आई हूँ, तो मैं अकेली आई हूँ। मैंने देखा कैंपेन में कि किसी न किसी के साथ पेरेंट्स आए हैं, किसी का भाई आया है, किसी के पापा आए हैं, किसी की माँ आई है और कोई साथ में आया है, या कोई दो तीन लोग साथ में मिल के हैं। बट मैं शायद पूरे कैंपेन की पहली लड़की हूँ जो मैं यूपी अयोध्या से चलकर रोहतक तक आई हूँ और अकेली आई हूँ। मेरे साथ कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। तो शायद इसके लिए भी मैं अपने पापा, अपनी फैमिली को भी थैंक्स कहना चाहूँ। तो पेरेंट ने भेज दिया? हाँ, मैंने उनको कन्फेस किया, भेज नहीं रहते वो भी क्योंकि हाँ, मैं अपनी मम्मी की टेंशन को भी समझती हूँ और फैमिली की टेंशन को भी समझती हूँ। दिल्ली जैसा मतलब इतने सारे केसेस इधर होते हैं, हरियाणा एक बड़ा शहर है, दिल्ली से काफ़ी दूर है, तो नहीं कन्फेस होती फैमिली। बट एट द पॉइंट मैंने उनको कन्फेस किया और मैं इधर आई। तो अयोध्या के लोग जो है या उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो हरियाणा के बारे में उनकी क्या धारणा होती है? अमूमन मैं नहीं कह सकती। दिल्ली के बारे में क्या है कि केसेस, रेप केसेस जो हैं और बाकी जो चीज़ें, उसके लिए तो बहुत ही ख़राब मेंटालिटी रही है। शायद यूपी के नहीं, अदर कई सारे स्टेट की ऐसी ही रही है। बट मुझे लगता है कि ठीक है, एक फैमिली की जो ये सोच है या जो डर है वो कहीं ना कहीं सही भी है। मैं भी साथ घर से निकलती हूँ तो मेरी मम्मी कहती हैं ठीक है, जा रही हो तो जाओ, इज्जत से रहना। डर लगा आपको आने में? हाँ, लगा तो डर, बट मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि शायद मैं कुछ गलत नहीं करूँगी और गलत होने नहीं दूँगी। बाकी अगर जो होना है वो तो हो ही जाएगा, उसको मैं नहीं रोक सकती। तो कभी ऐसा कोई फेस प्रॉब्लम्स हुई कि आप अकेले कहीं जा रहे हो तो आपको कभी एक लड़की होने की वजह से आपको दिक्कत हुई हो? ऐसी कभी कोई दिक्कत हुई नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगी कि शायद मेरा डर या फिर जो भी बोलें आप, कि मैं कभी अगर मैं बाहर रही हूँ, मैं लखनऊ में रही हूँ, मैं फैजाबाद रही हूँ, मैं सुल्तानपुर में लेट नाइट बाहर ही नहीं निकलती हूँ। मुझे अगर मेरी कोचिंग मेरी 7 बजे है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सब्जी लेके आऊँ, मैं वापस दोबारा नहीं जाऊँ। और मेरे भी बहुत सारे ड्रीम है, मैं क्लब जाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, बट वो ड्रीम ही है, मैं उसको नहीं कर रही, मैं करती नहीं। मुझे लगता है अगर मैं बाहर पढ़ने के लिए आई हूँ तो मुझे पढ़ना चाहिए। अगर मेरी फैमिली ने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मुझे उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा कभी कुछ फेस नहीं करने को मिला। हाँ, बट मेरी क्लासमेट में, मेरे हॉस्टल की लड़कियों ने बहुत कुछ फेस किया है और शायद कह सकते हैं कि बड़ी चीज़ है वो। तो ये टीचिंग होती है, जैसे ये लड़के परेशान करते हैं कॉलेज में लड़कियों को?
लड़कियों का, हाँ वो तो होता है। वो तो आप लड़कियां कॉलेज के बाहर निकलती हैं उधर ही परेशान होना शुरू हो जाता है, उधर ही करते हैं, तो वो तो होता है, तो हर जगह होता है। लेकिन अब पहले से लड़कियां कुछ स्ट्रॉन्ग बनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हैं, वो स्टैंड करती हैं। और कहीं ना कहीं शायद ये जो केसेस हो रहे हैं, लड़कियां मार रही हैं, लड़कियां काट रही हैं, अब तो लड़कियों से डर लगने लग गया। अब तो लड़कों को डर लगने लगा है लड़कियों से। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करूँगी। बट एक दो केस हुआ तो चलो ठीक है, दहशत बनाई गई। लेकिन इसको रोका जाए, ये भी तो सही चीज़ नहीं। उससे लग रहा है कि हम भी अब ताकतवर हो रहे हैं। हम भी नहीं, ये गलत चीज़ है। उससे ऐसा कभी फील नहीं होता कि हम वो ताकतवर नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं ना कि आप लव के लिए आप अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकते हो। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, किसी से शादी करना चाह रहे हो, आप उसके लिए स्टैंड नहीं कर पा रहे हो, और शादी के बाद आप किसी लड़के को काट मार रहे हो, उसके लिए आपकी हिम्मत हो रही है। कभी सूटकेस में डाल देते हैं, कभी ड्रम में डाल देते हैं। उसके बड़े मेम्स भी सुनने को देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी इतनी भी दहशत नहीं बनानी चाहिए। तो आप लोग वो एक खुली जीवन जीना चाहते हैं, जैसे कि वो होता है कि भाई मैं हवा में उड़ूं और वो सारी ज़िंदगी में जो आपने सोचा है, सपने देखे हैं, वो करूं? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे बहुत सारे, जैसे अभी मैं रोहतक आई, मेरा ड्रीम था मैं कार्यक्रम को अटेंड करूं, बट मेरी फैमिली कन्फेस नहीं हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और शायद मैं, अब मेरे घर में मुझे सब बोलते हैं कि जिद्दी है, अपने मन की करती है, तो वो चीज़ें हैं मेरे साथ। लेकिन मैं कभी अपनी फैमिली को इस चीज़ के लिए दोष नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है वो अपनी जगह पे सही है। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी है कि मैं अभी तो मैं शायद रोहतक आई हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं एक छोटे से गांव, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के रोहतक तक अकेले आई हूँ, अकेले आई हूँ। और मैं पहले भी कई सारे सिटीज़ में अकेले रह चुकी हूँ, तो उसके लिए नहीं लगता। और मुझे लगता है कि मुझे जो करना है अपनी फैमिली के सपोर्ट से करना है, उनके कन्फेस से करना है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी कल की शादी भी हो तो मैं अपने ससुराल के सपोर्ट से करूँ। बट हाँ, अगर वो ओवर चीज़ें होती है, मुझे एकदम दबा के रखा जाता है, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, दब के नहीं रहूँगी, कभी भी नहीं। और गलत में करूँगी नहीं जिसकी वजह से मुझे दबाया जाए। तो अब यूपी में जो है वो कानून व्यवस्था कैसी है? योगी जी है वहाँ पे सीएम। वो तो बहुत अच्छी है। यूपी के लोग तो बड़े दहशत में हैं बाबा को लेके। कैसे? क्योंकि हमें लगता है कि यूपी में गुंडागर्दी बंद हो गई है। पहले होती थी? हाँ, पहले होती थी। अभी तो शायद हर यूथ के मन में एक डर सा है, और हम लोग को लगता है कि शायद आगे भी हम लोग योगी को ही प्रेफर करेंगे, और वही आए, वही हमारे स्टेट पे रहे। नहीं, आप गुंडागर्दी ख़त्म की, इसके लिए तो ठीक है आपने कहा, लेकिन जो यूथ है, जो बेरोज़गार है, उनके लिए रोज़गार के लिए भी तो मांग करो ना। रोज़गार तो मैं इसके लिए तो ये भी बोलना चाहूँगी कि रोज़गार, गवर्नमेंट रोज़गार नहीं देगी, रोज़गार आपकी स्किल्स पे होनी चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बीटेक करके घर में बैठे हैं, और बहुत सारे लड़के जो बीटेक करके बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जो एक बैठा है या जो चार बैठा है, उस पर ना देख के बाकी के जो लोग कर रहे हैं उस पर देखना चाहिए। मैंने देखा कि मैंने ऐसा कुछ भी टेक्निकल कोर्स नहीं किया, मेरा बहुत सिंपल है। मैंने बीएससी किया अपने लोकल कॉलेजेस से, एमएससी किया, बीएड किया, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पास स्किल्स हैं तो मैं काम कर। ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट, बेरोज़गारी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिले। हमें उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हो सकता है, हम तैयारी कर रहे हैं, और हमें इस टाइम पे लगता है कि आप टेक्निकल कोर्स की तरफ जाओ, और आप बेरोज़गार नहीं रहोगे, आपका गांव भी बेरोज़गार नहीं रहेगा, वो यूथ के लिए भी अच्छी चीज़ है। और मैं गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कभी दोष नहीं दूँगी। सेल्फ डॉटर का 10वां संस्करण था आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, तो आपको एमडीयू कैसी लगी यूनिवर्सिटी? एमडी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, और वहाँ के जो वाइस चांसलर थे और उनका जो थॉट था लड़कियों को लेके, उनके भी बहुत सारे कैंपेन हैं। नशा मुक्ति घर एक कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया, और दिव्यांग बच्चों के लिए उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया। तो मुझे इससे भी सीख मिली है कि शायद मुझे भी मौका मिले तो मैं दिव्यांग बच्चों के लिए काम करना चाहूँगी। क्योंकि मेरे घर में एक मेरा भतीजा है, वो बोलने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, बचपन से ही है, बट हमने उसका काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया और उसके साथ काफ़ी बातचीत करते हैं हम लोग, उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, तो धीरे धीरे करके बोल रहा है। तो मुझे उन लड़कियों के लिए, उन बच्चों के लिए, जो मैम वहाँ पे वाइस चांसलर थी, उनके हस्बैंड और वो दोनों दिव्यांग बच्चों के लिए, और एक कार्यक्रम उन्होंने कैंपेन चला रहे हैं, नशा मुक्ति घर। तो उस दो चीज़ों के बारे में मुझे पता लगा, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे लगी जो अभी ये हुआ कि अभी तो मैंने शायद 10 स्टोरी देखी वहाँ पे,
10 स्टोरी वहाँ पे सुनने को मिली। अगर आप ऐसे गांव में निकलोगे तो आपको कई स्टोरी ऐसे मिलेगी, मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से भरी, हर किसी की एक अपनी अपनी स्टोरी है। तो एक जो आवाज़ होती है, ये कैंपियन है, एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लड़कियों की आवाज़, अपनी आवाज़ निकाल सकती हैं, बाहर बोल सकती हैं, उनकी वो प्लेटफॉर्म उनकी आवाज़ है। ऐसा मैंने अपने गांव में जब ये कार्यक्रम हुआ था तो मुझे उधर देखा कि जो लड़कियां बोल भी नहीं पाती थी, शायद कभी बोली भी नहीं थी, कभी माइक पे खड़ी भी नहीं थी, वो लोग ऐसे दहाड़ दहाड़ के बोल रही थी, जैसे लगा उनको पता नहीं क्या ही मिल गया बोलने के लिए। उनको तो इतना भी डर नहीं था, मैं घर जाऊंगी पीटी भी जाऊंगी अब अपने माँ बाप के। कॉन्फिडेंस, हाँ, कॉन्फिडेंस भरपूर क्या भरा था। और ऐसा कार्यक्रम पहले कभी हमारे यहाँ नहीं हुआ था, पहली बार हुआ था। तो और सर कोई अभी कितने मिनट का हुआ है? आधे घंटे का हो गया। और कोई ऐसा आप कोई बोलना चाहे, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप जवाब देना चाहते हो? अच्छा, आप पुटअप करिएगा तो दे पाएंगे ज़्यादा इजली। आधे घंटे का हुआ है वैसे उसमें से दिमाग में है तो हरियाणा और यूपी में क्या फर्क लगा यहाँ के माहौल में और वहाँ के माहौल में? उतना तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मैं शाम को आई और रात में मैंने अपना सो गई, मॉर्निंग उठी, इवेंट चली गई, इधर से इधर आ गई, तो उतना तो मुझे नहीं आइडिया अभी। चलो जो सुनील जागलान जी हैं, इनसे कब मिलना हुआ पहली बार? 2022 पे। तो जब वो आपके गांव में कोई इवेंट हुआ, जब इनसे पहली बार मिली, उसके बाद आप इनसे लगातार जुड़ने का, इनमें ऐसा क्या देखा आपने कि भाई मैं भी इन कैंपेन के साथ जुड़ूंगी? और नहीं देखा कि ऐसे बहुत सारे वो चलते हैं, कैंपेन चलते हैं, NGO चलती है, बट इनके पास वो था कि जो सुनील जागलान जी हैं, तो लड़कियां, महिला सशक्तिकरण जो होता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे लड़कियां काम करती हैं, लेकिन कोई हरियाणा का कोई मर्द, कोई सरपंच इस कार्यक्रम को या इस कैंपेन को इतना आगे लेके जा रहा है। तो मैं जुड़ी, जब मेरा कार्यक्रम 3 दिन का हुआ तो मुझे नहीं उतना आइडिया था सेल्फी विद डॉटर क्या है, मुझे भी उतना नहीं पता था। मैं भी मस्त अपना, मेरी वो ड्यूटी, आदेश था मुझे कि मुझे कैंपेन अटेंड करना है, तो मैं गई। लेकिन 3 दिन के कार्यक्रम में मुझे भी बस इतना ना, हाँ, लड़कियों के अंदर जोश भरा पड़ा है, वो अपनी बात कह रही हैं, निकाल रही हैं अपने पेरेंट्स को लेके, अपने भाई को लेके, अपने समाज को लेके। 3 दिन के कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद जब मेरा लास्ट डे पे था, तो लास्ट डे पे फिर मैंने भी अपनी बात रखी, मुझे भी मौका मिला, मैंने भी अपनी बात रखी। और वहाँ से निकलने के बाद जब मैं इस कैंपेन के बारे में पढ़ना चालू किया, गूगल करना चालू किया, फिर मोदी जी की सभी एपिसोड में मन की बातें मैंने देखा कि उस सेल्फी विद डॉटर जो 3 वर्ड्स हैं, इसके पीछे कितना कुछ छिपा हुआ है। जब मैंने उन सब चीज़ों को देखा, और फिर गालीबंद, पीरियड चार्ट, लाडो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो नेम प्लेट, ये सब कई सारे कैंपेन्स को जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कि, और मैं पहले से मेरे अंदर था, हेल्प करना पहले से ही था मेरे अंदर, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए कि मैं अगर कुछ कर सकती हूँ लड़कियों के लिए, या कुछ भी बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ, या उनकी कहीं से भी हेल्प कर सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे कैंपेन से जुड़ना है और आगे मुझे जुड़ते रहना। तो सोशल मीडिया को आप कितना बड़ा हथियार मानते हैं आज के टाइम में? सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार है आज के टाइम में। अब ये सेल्फी विद डॉटर, अगर सुनील जागलान जी ने सेल्फी लेके पोस्ट नहीं किया होता तो आज शायद ये इतना कुछ नहीं होता। ये जो इतना एक टाइम पे वो ट्रेंड था, लेकिन आज एक टाइम पे पूरा ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस बन चुका है। तो ये ऑनलाइन गेमिंग का भी आप पहले करते थे? तो हाँ, ये ऑनलाइन कैसे गेमिंग का अभी भी मैं ये था कि मैं गांव में रह रही थी और मुझे पैसे कमाने थे, मुझे कहीं ना कहीं से अपने खर्चे के लिए निकालने थे। तो मेरे आसपास में लोग ड्रीम 11 पे टीम बनाते थे, तो मुझे लगा कि पहले तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मैच के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं था, मैच में देखती भी नहीं थी। तो मैं उनके साथ ऐसे बैठ के, मेरी टीम बना दो, मुझे भी पैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, ऐसा करके मैं उनको देखती थी, उनसे सीखती थी कैसे बनाना। तो कुछ टाइम तो ऐसा चला कि मैं लोगों से टीम बना के और मैं उसे पैसा लगा देती थी। मेरे घर में भी मेरा एक भाई है
जो काफ़ी मतलब एक्टिव है इन सब चीज़ों को लेके, तो मैं उनको देती थी, मेरा भाई मेरा टीम बना दे। फिर एक टाइम है वो कुछ दिन चलता रहा, फिर मैं उसके पास फ़ोन लेके जाती, पर मेरी टीम बना दे, नहीं बनाऊँगा ऐसा करके वो इग्नोर कर देता, चला जाता था। तो मुझे था कि मुझे सीखना है, मेरी जो क्यूरोसिटी है कि मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे हर अदर फील्ड को भी जानना है। मेरा कभी ये वो नहीं रहा कि मुझे एक जगह पे सेटल्ड होकर जॉब करनी है, मुझे सेटल्ड होकर जॉब नहीं करनी, मुझे अदर फील्ड में जाके एक्सपीरियंस करना है। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, शायद रिस्क लिया भी, शायद लॉस में भी थी, फिर प्रॉफिट में भी थी, ओके। और वहीं से फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से मैंने सीखा कि कैसे क्या करना है, टीम के बारे में, स्टेट के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, मैंने वहाँ से सारी चीज़ें सीखी। और मैं धीरे धीरे करके एक दो साल बाद मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आने लगा और मैं उससे काफ़ी अर्न करी और मुझे मस्त घर में रह के ऑनलाइन से पैसे कमा लेती थी, घर के भी खर्च चलते थे, मम्मी भी खुश होती, मैं भी खुश होती थी। तो ऐसा तो मैं 1-2 साल चला, बट फिर मुझे लगा कि ये मेरा कैरियर नहीं है, इस पे मैं लॉस में रहूँगी। अभी तो ठीक है, मज़े हैं, कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट ये मेरा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। फिर मैं धीरे धीरे करके वो एडिक्शन से बाहर रही। वो बोलेंगी एडिक्शन ही था कि आज मैं 299 लगा रही हूँ, मुझे 1000 मिल रहा है, कल मैं पता लगा 700-800 लगा दी, फिर लॉस चला गया। तो ऐसा मैं प्रॉफिट में भी रही हूँ, लॉस में भी रही हूँ, लेकिन उस एडिक्शन से मैं अभी बाहर हूँ और अभी मैं जॉब करती हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और ऐसा ही मैं काम कर रही हूँ। आगे मैं LLB के लिए एडमिशन लेना चाहूँगी, अभी उसके लिए मैं जॉब ही ढूंढ रही हूँ। अभी मेरी वैसे ही कोई सक्सेस स्टोरी है नहीं, क्योंकि मैं सक्सेस ही नहीं हूँ, अभी मेरा सब स्ट्रगल फेस चल रहा है। जब सब सक्सेस हो जाऊँगी तो फिर एक लंबी चौड़ी लिस्ट। तो सपना क्या है अपना? सपना मेरा है कि मुझे LLB करनी है। LLB करके मैं बताऊँ कि जब मेरा सारा सपना मेरे पापा के बाद से स्टार्ट हुआ। मेरे पापा को जब कैंसर था तो मैं BSc सेकेंड ईयर में थी, सेकेंड ईयर या लास्ट ईयर में उनको हुआ, सेकेंड ईयर में मैं थी जब मुझे पता लगा। तो मैं 1 साल तो उतना आइडिया नहीं था, मेरे भैया ही पापा को हॉस्पिटल लेके जाते थे, सब कुछ वही देखते थे। 1 साल बाद मैं धीरे धीरे करके जब मैच्योर हुई और मैं अपने पापा को लेके खुद ही हॉस्पिटल जाती थी, फैमिली का कोई रोल नहीं रहता था। मैं लखनऊ की PGI हॉस्पिटल में मैं उनका ट्रीटमेंट चलता था, कभी लोहिया में चलता था, मैं उनको 8 से 10 दिन तक अकेले सर्वाइव करती थी हॉस्पिटल्स में ले जाके। तो वहाँ से मेरे अंदर वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पापा की डेथ हुई और मेरे घर में किसी की भी तबीयत ख़राब होती तो मुझे ही आगे ढकेल दिया जाता, तो लेके जाओ हॉस्पिटल में और काम करवा के लाओ, कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैं कभी भी अपने आप को लो फील नहीं करती और किसी भी काम को मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं सारे काम को कर लूँगी। और बस इतना ही है। यूथ के लिए मैसेज कोई खास? यूथ के लिए मैं लड़कियों के लिए खासकर बोलना चाहूँगी कि हर लड़की को, वैसे भी तो हर लड़की मल्टीटास्कर होती हैं, बट मैं पेरेंट्स को पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि वो अपनी लड़की को रोके नहीं, उनको दबाए नहीं, उनकी उड़ान को नहीं रोके, उनके सपने को नहीं रोके, उन पे आप ट्रस्ट करो और उनको बाहर निकालो, उनको एजुकेट करो। पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको एजुकेट करना, उनकी अपनी अथॉरिटी उनको पता होनी चाहिए, उनको अपने राइट्स पता होना चाहिए, आप उनको एजुकेट करो। और लड़कियों को मैं यूथ के लिए बोलना चाहूँगी कि आप अपने सपने के लिए अगर लड़ना है अपनी फैमिली में तो लड़ो, अगर बोलना है तो बोलो, अगर लोग आपसे नफरत कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन काम करो, आप पढ़ो। और आज के टाइम पे है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी करके आप अपना एजुकेशन कर सकते हो। आप बहुत हाईली एजुकेटेड अगर नहीं हो सकते हो तो फिर भी आप इतना हो सकते हो कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप अपने लिए आवाज़ उठा सकते हो। और एक मैंने लाइन पढ़ी थी कि हर लड़की को कमाना चाहिए, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो या हाईली क्वालिफाइड। यहाँ पे बात पैसों की नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है। और अगर आप एजुकेट हो तो आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो, क्योंकि होता है कि हम डिपेंड होते हैं, हम अपनी पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं एक टाइम तक, एक टाइम के बाद हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हैं, फिर एक टाइम आता है बुढ़ापे में अपने बच्चे पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ये जो डिपेंड होने का जो प्रोसेस चलता आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर हम मेंटली भी अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग फील, हम डिसीजंस मेकिंग पावर ही नहीं होती है हमारे पास, हम दबे रहते हैं। और मैंने देखा कि जो एक हस्बैंड होते हैं ना, उनको बोलते हैं, आदमी को बोलते हैं हस्बैंड और लड़की को बोलते हैं हाउस वाइफ। तो जो हाउस वाइफ कट है उसको वाइफ ही बुलाया जाए, हाउस वाइफ क्यों बुलाया जा रहा है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो मुझे लगता है कि अगर लड़की एजुकेट है और अगर जॉब कर रही है तो उसकी अपनी चॉइस है, अगर वो जॉब करना चाह रही है तो करे, नहीं करना चाह रही तो नहीं करे, लेकिन उसको ऐसा टैग नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में कविता सिंह है और ये अयोध्या से हैं, सेल्फी विद डॉटर कैंपेन से जुड़ी हैं। रोहतक MD यूनिवर्सिटी में 10वें संस्करण में आज ये शामिल होने आई और इनको राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
है।